गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सबको पता है कि एक बार फिर ऑनलाइन क्लासों की शुरुआत हो चुकी है। कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासें बंद कर दी गई थी, लेकिन आज फिर हम ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से 10th क्लास के बारे में जो भी सिलेबस बोर्ड का जो डिसाइड हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन लेसन की शुरुआत करते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले हम पॉलिटिकल का जो लेसन है, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, लोकतंत्र, 5वां लेसन, वो हम पढ़ चुके हैं क्लास में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक नए लेसन की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है केंद्र सरकार, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। 6th लेसन जो पॉलिटिकल का है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये अर्थ समझेंगे कि भाई केंद्र सरकार का अर्थ क्या होता है। तो आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि किसी भी देश की जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यानी एक केंद्र सरकार होती है, जिसके अनुसार पूरे देश में पूरे देश के ऊपर जो एक सरकार का निर्माण होता है उसको कहते हैं केंद्र सरकार। और राज्य सरकार वो होती है जो केवल राज्य के लिए होती है, तो जिसको अपन राज्य सरकार कहते हैं। तो आज सबसे पहले अपन पढ़ते हैं केंद्र सरकार के बारे में। साधारण से अर्थ में अपन कह सकते हैं, देखो, किसी भी देश, चाहे वो कोई सा भी देश हो, चाहे हमारा भारत ही क्यों ना देश हो, तो पूरे भारत देश के लिए, ना किसी एक राज्य के लिए, पूरे भारत देश के लिए जो पूरे एक सरकार का निर्माण किया जाता है उसको कहते हैं केंद्र सरकार। इसके बाद में जैसे अलग अलग राज्यों की जो अलग अलग सरकारें बनती है वो कहलाती है राज्य सरकार। तो आज हम पढ़ते हैं केंद्र सरकार के बारे में। और केंद्र सरकार के बारे में देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आपको 10th क्लास की बुक और रजिस्टर लेके बैठना है, ताकि अपन जैसे जैसे मैं 10th किताब में जो भी अपने लेसन है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते जाएं और समझाता जाऊं, और जो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, वो अपन अंडरलाइन करेंगे, ठीक है ना। तो केंद्र सरकार के बारे में पढ़ते हैं आज। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? केंद्र सरकार, ठीक है। सबसे पहले देखो, इसमें दे रखा है सरकार का अर्थ एवं परिभाषा है, यानी केंद्र सरकार का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या है। तो राज्य एक भावनात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था होती है। अदृश्य संस्था यानी बिना कोई भी दिखती नहीं है, जो इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है। यानी राज्य एक भावनात्मक अवधारणा है। राज्य के अंदर जो लोग रहते हैं वो सब यही भावना व्यक्त करते हैं कि हम हमारे लिए कोई ना कोई एक अच्छी सरकार का निर्माण करें, और जो सरकार हम बनाई जाती है वो कहलाती है संस्था, है ना। तो एक ऐसी संस्था जो राज्य के विकास के लिए जो मूर्त रूप प्रदान करने वाली जो संस्था होती है उसको कहते हैं सरकार। तो पहले तो हमने पढ़ लिया सरकार का अर्थ। फिर देखो क्या कहता है कि सरकार द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित, अभिव्यक्त और क्रियान्वित किया जाता है। यानी सरकार के द्वारा राज्य में जो भी विकास का काम है, जो भी आगे काम करना है, जो भी योजनाएं लागू करनी है, वो किसके द्वारा वो की जाती है? सरकार के द्वारा। हम कह सकते हैं कि सरकार ही राज्य रूपी भावनात्मक अवधारणा की अभिव्यक्ति है। किसी भी तरह से अपन कह सकते हैं भाई राज्य में जो भी विकास करना है, विकास कैसे करना है, वो सारा डिपेंड किस पे करता है? सरकार के ऊपर। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? केवल सरकार का अर्थ पढ़ रहे हैं अपन कि सरकार किसे कहते हैं, है ना, इंट्रोडक्शन जिसको अपन कह सकते हैं। केंद्र सरकार इसके बाद में पढ़ेंगे अपन। पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? सरकार किसे कहते हैं। तो साधारण अर्थ में आप ये भी बता सकते हो कि सरकार चाहे वो देश की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे वो एक गांव की हो, उस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी कार्य करती है, जो भी विकास का काम करना है, वो एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो उस क्षेत्र को एक मूर्त रूप प्रदान कर सके। तो उसको अपन क्या कहेंगे? सरकार, ठीक है। फिर देखो, जो राज्य के निश्चित भूभाग में बसने वाले, यानी राज्य के निश्चित भूभाग यानी उस राज्य के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, बसने वाले लोगों की सेवा करने हेतु कानूनों का निर्माण करती है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्या देखना है? कानूनों का निर्माण। भाई कानूनों का निर्माण कौन करती है? सरकार ही करती है। अब एक सरकार को अपन ने साधारण परिभाषा में अपन ने क्या कह दिया कि एक ऐसी संस्था
जो लोगों की सेवा करे और लोगों के कल्याण के लिए कानूनों का निर्माण करें, उसको अपन ने क्या दे कह दिया, सरकार कह दिया। उसके बाद में देखो उसका निष्पादन करती है, निष्पादन वो कानूनों को है ना क्या करती है, निष्पादन। निष्पादन का अर्थ होता है कि भी कानूनों को लागू करना तथा उनका उचित रूप से पालन न करने वालों को दंडित कर उन्हें उचित रास्ते पर लाती है। यानी मान लो जो भी सरकार ने कानून बनाया कि भाई हमें इस तरह से चलना है, समान दृष्टि से देखना है, सभी को शिक्षा ग्रहण करनी है, किसी के साथ हमें भेदभाव नहीं करना है, तो ये सारे क्या कानून कौन बनाएगी, सरकार। अगर हमने उन कानूनों का पालन नहीं किया तो राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा हमें दंडित किया जा सकता है। इसमें सबसे अच्छा हमारे विद्वान गार्नर ने देखो एक बहुत अच्छी परिभाषा बताई है। गार्नर क्या कहता है, गार्नर ने सरकार की परिभाषा करते हुए कहा है कि सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियाँ यानी योजनाएं निर्धारित की जाती है, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है। यानी छोटे मोटे जो भी सरकार के लोगों के मामले हैं उनको नियमित किया जाता है, उनको कानूनी रूप दिया जाता है, सरकार की नई नई योजनाएं बनाई जाती है, नई नई नीतियाँ बनाई जाती है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। सामान्य हितों यानी जितने भी लोग उस राज्य के अंदर है, उस क्षेत्र के अंदर है, उन सभी के विकास के लिए एक जो संस्था होती है उसको हमने दे दिया सरकार नाम। तो एक साधारण से अर्थ में हमने सरकार का जो एक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, तो आप कह सकते हो कि सरकार वह संस्था होती है जो व्यक्ति के विकास के लिए कानूनों का निर्माण करती है, लोगों की सेवा करती है और लोगों के लिए नई नई नीतियाँ बनाती है, सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। ऐसी संस्था को हमने क्या कह दिया, सरकार कह दिया। आपको इतना सा समझना है। फिर देखो आगे क्या दे रखा है आपकी बुक में कि सरकार के प्रमुख 3 अंग जो निम्नलिखित हैं, जो हम आज पढ़ेंगे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कि हमें याद करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संविधान के 3 अलग अलग अंग हैं और सरकार के 3 अलग अंग हैं। संविधान के अगर अलग पूछ लिया जाए तो वो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति वो सरकार के 3 अंग हैं, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं सरकार के प्रमुख 3 अंग, वो संविधान के अंग हैं। जो अभी मैं जो बता रहा हूँ कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, वो हो गए संविधान के 3 प्रमुख अंग, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं सरकार के प्रमुख 3 अंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका के बारे में देखो क्या कह रहा है कि सरकार के 3 अंगों में व्यवस्थापिका प्रथम अंग है। उसमें क्या कह रहा है, भारतीय राज व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन भी 2 स्तर पर किया हुआ है, एक संघीय व्यवस्था और एक राज्य व्यवस्था। संविधान में संघीय व्यवस्था को संसद का नाम दिया गया है। यानी संघीय व्यवस्था जो पूरे भारत के ऊपर जो लागू की गई है, जिसको अपन ने क्या कह दिया, संसद। अब संसद में कौन कौन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से क्या बनती है, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, संसद। ठीक है। उसके बाद में क्या देखो, संविधान के अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 में क्या दे रखा है, व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी। आपको आर्टिकल भी याद रखने हैं, और कभी कभी पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में कौन से व्यवस्था की गई है, कौन सा कानून बनाया गया है। तो भारतीय संघ की संसद एक होनी चाहिए, या पूरे भारत देश के लिए एक संसद होगी, ये किस संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 79 में। ये आपको ध्यान रखना है, जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर होगा। और 2 सदनों के नाम मैंने अभी बताया है, एक तो होगा लोकसभा और एक होगा राज्यसभा। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, संघीय व्यवस्थापिका। क्या पढ़ रहे हैं, संघीय व्यवस्थापिका। और संघीय व्यवस्थापिका में हम किसको पढ़ रहे हैं, संसद। अब संसद किससे बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर क्या बनती है, संसद। और संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है, किस अनुच्छेद में दिया गया है, 79 में। इतना सा आपको ध्यान रखना है। तथा इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा और तीनों को की संयुक्त नाम हमने संसद दे दिया। यानी कि अब देखो संसद किससे बनती है या संसद का निर्माण कैसे होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई संविधान, सरकार के प्रमुख 3 अंग बताइए, तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी 2 छोटे क्वेश्चन ये आपके यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। अगर संसद के बारे में पूछ ले
तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और अगर सरकार के प्रमुख 3 अंग पूछ ले तो व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। अब सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन, यानी कि लोकसभा के बारे में। भाई लोकसभा के बारे में हम पढ़ेंगे कि लोकसभा में कौन से सदस्य होते हैं, सदस्यों का चुनाव कौन करता है, फिर सदस्यों का कार्यकाल कैसे होता है, लोकसभा का गठन कैसे होता है, लोकसभा में कौन कौन से कानून बनाए जाते हैं, उनकी कार्य और शक्तियाँ, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, लोकसभा के बारे में। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है, निम्न या प्रथम सदन, ठीक है ना। जैसे हमने राज्यसभा को हम कहेंगे भाई द्वितीय सदन या उच्च सदन, जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे। तो लोकसभा को हमने क्या कह दिया, प्रथम सदन और निम्न सदन। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोकसभा है उसके जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए अपन ने क्या कह दिया, इसको लोकप्रिय सदन। समझ में आ रहा है ना, लोकप्रिय नहीं, लोगों के द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा में, इसीलिए लोकसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। आगे देखो, क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी लोकसभा में सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता द्वारा। और किस प्रणाली से चुने जाते हैं, जो अपन ने लोकतंत्र में पढ़ा था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष, अब प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, जहाँ पर जनता स्वयं अपने वोट का इस्तेमाल करके किसी भी सदस्य को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनती है, उसको अपन ने क्या कह दिया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। समझ में गया ना। और अप्रत्यक्ष यानी चुने हुए जो प्रतिनिधित्व होते हैं उनके द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं। यानी तो आपको लोकसभा का निर्माण या गठन कैसे होता है, कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। अब देखो सदस्य संख्या, यानी संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी डिसाइड हुई है और अधिकतम कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट हमने पढ़ा है कि लोकसभा का गठन कैसे होता है। तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। किसके द्वारा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। और हमने इसको लोकसभा को और क्या क्या नाम कह दिया, कि प्रथम सदन, निम्न सदन या फिर लोकप्रिय सदन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सदस्य संख्या। सदस्य संख्या में देखो, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500, कितनी है, 500 निश्चित की गई थी जब संविधान बना था। मूल संविधान जब बना था उस समय पूरे भारत के लिए जो लोकसभा की सदस्य संख्या थी वो 500 थी, लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि की गई। अब गोवा, दमन, दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निश्चित किया गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होगी। तो आपको याद कितने रखना है, 552 अधिकतम, यानी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। भाई कम हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो अधिकतम होगी 552। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से, यानी 530 तो जो हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनसे चुनकर आएंगे। और अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकेंगे। राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों का मनोनयन किसमें किया जाता है, लोकसभा में। तो अब वापस ध्यान से सुनो कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 552, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति लोकसभा में जो सदस्य चुनता है अपनी इच्छा के अनुसार, वो सदस्य कितने होते हैं, 2 सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको 2 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है कि 552 अधिकतम सदस्य होने चाहिए लोकसभा में, और राष्ट्रपति के द्वारा जो चुना जाता है आंग्ल भारतीय समुदाय वर्ग का, वो होता है 2 सदस्य। राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार जो चुनता है लोकसभा में, किसमें, लोकसभा में। अब हम पढ़ते हैं निर्वाचन। निर्वाचन यानी चुनना, कैसे चुना जाता है। तो सेकंड पॉइंट है निर्वाचन। निर्वाचन यानी कहते हैं अपन कि चुनाव की प्रक्रिया। निर्वाचन यानी क्या होता है, चुनाव की प्रक्रिया। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क यानी हो जाता है कि 18 साल का जो भी व्यक्ति हो जाता है, जो वोट देने के लायक हो जाता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने वोट का इस्तेमाल करके जो प्रत्यक्ष चुनाव के रूप में जिस किसी भी सदस्य को वोट देता है उसके अनुसार क्या हो जाता है, लोकसभा में सदस्य निर्वाचन किया जाता है। अब देखो भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। यानी
पहले 21 थी, अब उसको घटाकर अपन ने क्या कर दिया, 18 वर्ष कर दिए, कि भारत में जो भी 18 वर्ष का हो जाएगा वो वोट दे सकता है। उसको वयस्क कहते हैं। जो भी 18 साल का हो जाता है उसको क्या कहते हैं, वयस्क कहते हैं। ठीक है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य रखे गए हैं, यानी जितने भी लोकसभा का जो क्षेत्र है, जैसे मान लो लोकसभा का क्षेत्र डिसाइड कर दिया कि भाई ये जो है क्षेत्र है वो लोकसभा का है, तो उस लोकसभा में एक सदस्य चुना जाएगा। समझ में आ गया ना। जैसे पूरे भारत में जितने भी लोकसभा के क्षेत्र पहले डिसाइड हो जाएंगे, अब उनमें से केवल एक सदस्य, एक क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, एकल सदस्य। वो क्या कहलाएगा, एकल सदस्य। जैसे हमारे यहाँ पर है मीरा कुमारी जो लोकसभा सदस्य है, तो हमारे अजमेर, राजसमंद, ये पूरा एक क्षेत्र जो मिलाकर हमने लोकसभा सदस्य घोषित कर दिया है। अब उस लोकसभा सदस्य में से केवल एक सदस्य को लोकसभा सदस्य चुना जाता है, और वो भी किस प्रणाली से, प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से जो 18 साल का व्यक्ति हो जाता है उसको क्या है, वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो ये तो थी निर्वाचन प्रणाली, और इससे ऊपर अपन ने पढ़ ली थी सदस्य संख्या। सदस्य संख्या में 552 आपको ध्यान रखनी है। निर्वाचन आपको सीधा सीधा पता रखना है कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, लोकतंत्र की प्रत्यक्ष, जो भी 18 साल का हो जाता है वो वोट दे सकता है। अब हम पढ़ते हैं सदस्य की योग्यताएं, यानी जो भी व्यक्ति लोकसभा के लिए जो चुनाव लड़ेगा उसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, वे एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले तो, यानी कि भारत की नागरिकता उसके पास होनी चाहिए। अगर वो विदेशों से भी आया है तो यहाँ पर कितने साल से रह रहा है, या भारत की नागरिकता है या नहीं है, वो हमें पता करनी होगी। और वो सारी चीज़ें कौन जो चुनाव करवाते हैं वो विभाग डिसाइड करता है। उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। राज्यसभा में हम अलग पढ़ेंगे और लोकसभा में हम अलग पढ़ रहे हैं। यानी योग्यताएं, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सब में आएगी, चाहे वो लोकसभा में पढ़ लो चाहे राज्यसभा में पढ़ लो, लेकिन आयु हमें ध्यान रखनी है, 25 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई भी लाभ का पद धारण न किया हो, यानी सरकारी कर्मचारी हो या किसी लाभ के पद पर हो, तो वो है ना लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता, यानी ना किए हुए हो। यानी भी कोई भी भाई सरकार, भारत सरकार में या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद है उसके पास, तो वो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। फिर देखो, वह किसी भी न्यायालय द्वारा पागल या ठहराया गया हो या दिवालिया ना हो, यानी भी किसी प्रकार का वो एक तो पागल ना हो, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो किसी भी तरह से, ठीक है ना, या फिर उसके ऊपर कोई केस ना हो, या फिर वो कोई भी दिवालिया ना हो। तो ये हम जो जितने भी पढ़ रहे हैं वो योग्यताएं पढ़ रहे हैं। आपको इसमें इतना सा ध्यान रखना है कि 25 वर्ष, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें आपको राज्यसभा में भी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर 25 वर्ष ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं कार्यकाल। कार्यकाल आपको पता ही है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, जैसे हमारे सरपंचों का कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। तो लोकसभा का कार्यकाल भी कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। अब देखो, प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, यानी कि कंफर्म नहीं है कि वो 5 साल ही काम करेंगे लोकसभा के जो सदस्य। प्रधानमंत्री के परामर्श से, यानी कि लोकसभा में से जो एक प्रधानमंत्री बनता है, जैसे हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी है, अब वो चाहे तो कभी भी लोकसभा भंग कर सकते हैं, लेकिन किसकी सहमति से, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है। तो आपको जीके के तौर पर ये क्वेश्चन भी अच्छा याद रखना चाहिए कि भाई पूरे देश में अभी तक 9 बार ऐसा हो चुका है कि लोकसभा भंग हो चुकी है 5 साल से पहले भी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। लेकिन वास्तव में अगर कार्यकाल पूछे तो 5 वर्ष होता है, ठीक है। जैसे सरपंचों का कार्यकाल होता है वैसे ही 5 वर्ष। फिर अधिवेशन, अधिवेशन यानी होता है मीटिंग, बैठक। मीटिंग अपन कहते हैं अधिवेशन, कि भाई पूरे साल में कितनी बैठक होनी चाहिए, बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, ठीक है ना। तो फिर देखो, ये सारे आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई लोकसभा के बारे में बताओ, तो आपको ये सारे पॉइंट बताने हैं कि लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है, सदस्य संख्या कितनी है, उनकी योग्यताएं क्या रहती है, उनका कार्यकाल कितना है, अधिवेशन कैसे होंगे, अधिवेशन यानी बैठक, है ना। तो देखो, लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अधिवेशन यानी बैठक किसके द्वारा बुलाए जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा, और स्थगित किए जाते हैं। स्थगित यानी ख़त्म, जो बैठकें होगी, जो अधिवेशन होगा वो स्थगित भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाएंगे। और इस संबंध में नियम केवल
ये है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं भाई 1 साल में 2 तो बैठक होनी ही चाहिए, जिसमें 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। तो अगर 6-6 महीने में अपन डिवाइड करेंगे तो वो साल में 2 बैठक तो कंपलसरी है। 2 से ज़्यादा तो हो ही सकती है, लेकिन 2 तो अनिवार्य है। 2 तो क्या है, अनिवार्य है। अधिक का मतलब कि 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी 2 बैठक तो 2 मीटिंग तो साल में होनी ही चाहिए। समझ में आ गया ना, अधिवेशन यानी बैठक, ठीक है ना। फिर हम पढ़ते हैं लोकसभा के पदाधिकारी। तो छठा पॉइंट आपको दे रखा है कि लोकसभा के अंदर पदाधिकारी। अब पदाधिकारी किसको कहते हैं कि लोकसभा में ही एक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया जाता है। समझ में आ गया ना। जैसे आपकी क्लास का जो मॉनिटर होता है, वैसे कि वैसे वहाँ क्या होता है, लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे उनमें से ही किसी एक को क्या बना देंगे, अध्यक्ष बना देंगे, और एक को क्या बना देंगे, उपाध्यक्ष बना देंगे। और वो अब काम क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। देखो, संविधान के अनुच्छेद 93 में 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। यानी उन्हीं में से जितने भी सदस्य लोकसभा के हैं उनमें से ही एक को अध्यक्ष बना दिया और एक को उपाध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। जैसे अपन क्लास में से मॉनिटर को हटा देते हैं ना, कभी कभार वो डिसिप्लिन में नहीं कर पाता है क्लास को, तो हम दूसरे को बना देते हैं। अगर एक जैसे क्लास का मॉनिटर है, अगर वो नहीं आया तो हमने एक और को बना दिया। वैसे के वैसे लोकसभा में भी क्या होता है, एक को अध्यक्ष और वो एक को उपाध्यक्ष बना दिया। और वो कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई वो 5 साल के लिए वो ही रहेंगे, उनको पद से हटाया भी जा सकता है। यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस आश्रय का प्रस्ताव पास हो जाए, परंतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश हो सकेगा जबकि इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना देनी होगी। कितने दिन पहले, 14 दिन पहले, कि हम किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटा रहे हैं। तो जो भी लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको 14 दिन पहले सूचना देनी होगी कि भाई हम इस अध्यक्ष को हटा रहे हैं, इस उपाध्यक्ष को हटा रहे हैं, ठीक है ना। कितने दिन पहले, 14 दिन पहले, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे। भत्ते जो भी उनको मतलब कि जो उनको एक्स्ट्रा जो भत्ते मिलते हैं, भत्ते उनको कहते हैं भाई सैलरी के अलावा, वेतन के अलावा जो भी उनको एक्स्ट्रा जो भी राशि या वेतन जो मिलता है उसको कहते हैं भत्ते। समझ में गया ना। जैसे गाड़ी, जैसे मकान, इसके अलावा शिक्षा से संबंधित, ट्रेवलर से संबंधित जो भी भत्ते होते हैं उनके, ठीक है। तो ये हो गया, आपको इतना सा ध्यान रखना, एक लोकसभा में अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। उनका निर्वाचन कौन करेंगे, लोकसभा के सदस्य। कौन करेंगे, लोकसभा के सदस्य। और उनको हटा भी कौन सकते हैं, लोकसभा के सदस्य, लेकिन उनसे पहले उनको क्या देनी होगी, सूचना। और कितने दिनों पहले, 14 दिन पहले, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं भाई अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ। जो अध्यक्ष हमने बनाए वो काम क्या करेगा। जैसे मैंने क्लास का मॉनिटर तो बना दिया, अब क्लास के मॉनिटर के काम तो क्या होने चाहिए, क्या नहीं होते हैं। जैसे भाई मान लो किसी दिन सर थोड़े लेट आ गए तो क्लास को शांत रखना है या फिर डिसिप्लिन बनाए रखना है, ये सारी चीज़ें। तो अब वैसे के वैसे देखो, यहाँ अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ, यानी भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष को लगभग वही अधिकार प्राप्त हैं जो ब्रिटिश लोकसभा के अध्यक्ष को है। यानी एक बहुत अच्छी हमें ये भी एक बात पता चली है कि देखो ब्रिटिश लोक सदन के अध्यक्ष को है, वो के वही काम किया किसके हैं, भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष को। जिसमें सबसे पहले देखो, लोकसभा के द्वारा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। यानी लोकसभा की जब भी बैठक होगी, चाहे वो साल में 2 हो 3 हो, 2 से तो ज़्यादा होनी ही चाहिए। अब उसकी अध्यक्षता वो कौन करेगा, अध्यक्ष। अध्यक्ष होने के नाते उसके द्वारा सदन में शांति व्यवस्था, मैंने अभी बताया ना कि भाई लोकसभा में जैसे क्लास में डिसिप्लिन का काम कौन करता है, शांति कौन बनाए रखता है, मॉनिटर। वैसे वैसे यहाँ पर भी कौन बना रहा है, अध्यक्ष। अध्यक्ष शांति व्यवस्था अनुशासन बनाए रखने का कार्य करेगा। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अध्यक्ष क्या काम करता है क्लास में, जैसे मॉनिटर काम करता है वैसे के वैसे अध्यक्ष लोकसभा में शांति बनाए रखने का, अनुशासन बनाए रखने का, और जब भी बैठक होगी उसकी अध्यक्षता करेगा। सेकंड, लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। यानी जैसे मान लो जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो गया कि अब भाई बैठक बुलानी है, उसका टाइम क्या होगा, उसका कार्यक्रम क्या होगा, कितने घंटों का होगा, कौन कौन से इसमें पर्सन पूछे जाएंगे, इसमें बैठक में हमें कौन से विषय पर बात करनी है, वो सारा डिसीजन
वो कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष। वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है। किस समय कौन से विषय पर बोलना है, उस पर वाद विवाद कब होगा लोकसभा में, ये सारी चीज़ें। यानी आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी बैठक होती है तो बैठक की अध्यक्षता के अलावा वह विभिन्न विषयों में के संबंध में जो भी वाद विवाद होगा उसका समय डिसाइड करता है। तो ये भी एक डिसिप्लिन जैसी बात हो गई। थर्ड, वह सदन की कुछ समितियों को उपदेन सभापति होता है। वह सदन की कुछ समितियों का उपदेन सभापति होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी अध्यक्ष क्या होगा कि लोकसभा में क्या होता है कि कुछ समितियां बनाई जाती है विशेष, जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं प्राक्कलन समिति होती है, लोक लेखा समिति होती है, ये कुछ समितियाँ होती है जब आप अभी डिटेल में पढ़ोगे। तो उन समितियों का जो अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, वो अध्यक्ष ही होता है, लोकसभा अध्यक्ष। उपदेन सभापति होता है। प्रवर समिति के सभापतियों को वही नियुक्त करता है और इन समितियों के द्वारा उनके निर्देशनों में ही कार्य किया जाता है। अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, ये लोकसभा में ही डिसाइड होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो ही निर्णय करता है, वो ही डिसीजन करता है कि कोई विधेयक, विधेयक यानी कानून, विधेयक यानी कानून कि धन विधेयक से संबंधित है या अथवा नहीं। धन विधेयक यानी कोई बजट से संबंधित अगर कोई कानून है या अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? अध्यक्ष ही करेगा। अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। लास्ट जो है इसका काम देखो, संसद और राष्ट्रपति के बीच, संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बीच जो भी पत्र व्यवहार जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो आज हमने जो भी पढ़ा वो था लोकसभा के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा भाई केंद्र सरकार के बारे में। तो अपन केंद्र सरकार, जैसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है आपकी कि भाई केंद्र सरकार किसे कहते हैं, तो आप साधारण से भाषा में क्या बताओगे कि पूरे देश के लिए जो भी सरकार बनाई जाती है, एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाता है जो कानून बनाती है पूरे देश के लिए, उसको अपन क्या कहते हैं? केंद्र सरकार। फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई सरकार के प्रमुख 3 अंग बताओ, तो आप क्या बताओगे? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। थर्ड, अगर संसद के प्रमुख 3 अंग पूछ ले तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यानी संसद का निर्माण हम किससे होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। फिर अपन ने पढ़ा कि लोकसभा, जिसको अपन प्रथम सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी है और निम्न सदन भी है। फिर हमने सारे पॉइंट पढ़े कि लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसके कार्य क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो इससे संबंधित आपको क्वेश्चन क्या करना है कि लोकसभा का गठन किस प्रकार किया जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर लोकसभा के अध्यक्ष के कौन कौन से कार्य हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अपन कल बात करेंगे राज्यसभा की के बारे में, राज्यसभा की संरचना, संगठन, अब राज्यसभा में कौन अध्यक्ष होगा, राज्यसभा के लोग किस तरह से चुने जाते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए यही अपनी क्लास, ठीक है। थैंक यू। ओके।